इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक डर तो बैठा है। एग्जिट पोल के बाद है, घटनाक्रम है, इस पर अलग अलग वर्जन आपको सुनवाए हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में कल 15 बूथों पर पुनर्मतदान होगा। दक्षिण परगना क्षेत्र के कई बूथों पर दोबारा मतदान होगा। मगराट पश्चिम विधानसभा के 11 बूथों पर पुनर्मतदान होगा। डायमंड हार्बर विधानसभा के 4 बूथों पर कल फिर से रीपोलिंग होगी। और ये खबर एक ऐसे समय पर आई है जब आप देख रहे हैं कि एक अलग ही हंगामा देखने को मिल रहा है। इस समय पश्चिम बंगाल पर पूरे देश की निगाह है। यूँ तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और उनके नतीजे आना है। तमिलनाडु है, असम है, पुडुचेरी है, केरल है, इनको लेकर भी लोगों की खासी दिलचस्पी है। लेकिन हर एक की सोच के केंद्र में है इस वक्त पश्चिम बंगाल, और हो भी क्यों ना, भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से प्रयासरत रही है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत पर आइए चर्चा करते हैं। कुशाल पांडे जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं जुड़ रहे हैं। सोफिया खान नेता तृणमूल कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रही हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज बिहारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सोफिया जी, शुरुआत तो आपसे ही होगी क्योंकि सवाल आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे मन में भी ये जिज्ञासाएं और सवाल हैं कि इसे क्यों कर तृणमूल कांग्रेस की एक हताशा या डर न माना जाए। मतलब क्या, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि अचानक से एग्जिट पोल के बाद में ईवीएम वाला मुद्दा या पोलिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल उठाना, जो कि शायद नतीजों के बाद होता लेकिन अभी से शुरू हो गया है। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए प्रवीण जी, जब किसी को सत्ते की बहुत ज्यादा भूख हो जाती है ना, तो वो साम धाम दंड भेद हर हथकंडे अपना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से भाजपा ने जिस तरीके से 4 महीने से पश्चिम बंगाल में जो रणनीति के तहत उन्होंने चुनाव करवाया, खासकर अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने बिल्कुल अपनी जो निष्पक्षता है वो तो खो चुके थे, वो अपना विश्वास वो खो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो चीजें चली इन 4 महीनों में, जिस तरीके से 91 लाख लोगों के नाम काटे गए और ईडी के रेड करवाए गए। ईडी से याद आया कि अभी आईपेक जो हमारे लिए कंसल्टेंट की तरह काम करते थे, पॉलिटिकल कंसल्टेंट की तरह, अभी उनको जो है दिल्ली से उनके को फाउंडर को अरेस्ट किया गया था। और अब आप सोचने की बात यह भी है कि उनको दूसरे दिन ही छोड़ दिया जाता है। तो अब एक बात बताइए कि ईडी या ऐसी किसी भी एजेंसी पर संदेह जाना या विपक्ष का इस तरीके का हल्ला बोल करना, वो बिल्कुल समझने की बात है। जहां तक बात अभी चुनाव आयोग की हम करेंगे, तो देखिए अभी हर एक स्ट्रांग रूम में जहां पर ईवीएम रखे गए हैं चुनाव के बाद, वहां पे डेफिनेटली एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है और उसका कंट्रोल जो है वो उसे बने हर एक पार्टी के लोग देख सकते हैं। तो हमारे पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ मूवमेंट देखे जहां पर ईवीएम रखा गया है, तो तुरंत वहां पर हमारे जो नॉर्थ कोलकाता के जो प्रार्थी हैं, जो हमारे लिए स्पोक पर्सन भी हैं, उनको वो वहां गए, उन्होंने जांच की। और लेकिन चुनाव आयोग का यही कहना है कि उन लोगों ने ईमेल पहले ही कर दिया था, लेकिन वहां जाने के बाद समझ में ये आता है कि ईमेल जिनको भी किए गए, लेकिन वहां के भाजपा के जो प्रार्थी थे उनको एंट्री मिली, लेकिन तृणमूल के जो प्रार्थी थे, जो कैंडिडेट्स थे, उनको एंट्री नहीं मिली। और यही कारण था कि वहां पर धरना देकर ये दोनों बैठ गए। उसके बाद गॉट इट, मैं समझ गया। घटनाक्रम तो हमने सुबह से बताया। सोफिया जी, एक छोटा सा सवाल और, अभी आप लोग संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि देखिए आपको सीसीटीवी फुटेज अवेल कराई जा रही है, आपकी शिकायतों को एंटरटेन किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की भूमिका से आप संतुष्ट हैं? कि संतुष्ट सिर्फ हम नहीं हैं, बल्कि पूरा पश्चिम बंगाल संतुष्ट नहीं है। डेफिनेटली देखिए संदेह के घेरे में तो ये हैं, ऐसा नहीं है। अभी ये एग्जिट पोल का नैरेटिव भी दे रहे हैं भाजपा वाले, ताकि अगर ईवीएम में कोई भी मैनिपुलेशन कर सके तो अब ये कहेंगे कि एग्जिट पोल में पहले ही हमने कह दिया था, लेकिन एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना चाहिए। डेफिनेटली हम सतर्क, ये दो अलग अलग बातें सोफिया जी। आप मतलब अभी आप लोगों का सतर्क हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की जनता सतर्क थी, वैसे ही हमारे एक एक कार्यकर्ता, तो मतलब इस सतर्कता के बाद कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, ये तो मान ही सकते। अब तो सतर्क हो गए आप लोग।
देखिए, जनता सर्वोपरि है। जनता ने जो चुना है और लोकतांत्रिक तरीके से जिनको भी चुना है, भाजपा वालों को भी समझना चाहिए कि इनको बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से जीत हासिल करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जनता ने चुना है जिसको भी, तो इनको मान लेना चाहिए, ना कि ईवीएम में छेड़छाड़, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करना, या इस तरह की, माने ये जो भी चीजें करनी चाह रही है ना, मैं सच बहुत ये सारा ईमानदारी देश से समझ बता रहा हूँ रहा। सोफिया जी, आप प्रवक्ता काफ़ी लंबे समय से हैं, कई बार हम अभी आपकी बात स्पष्टता से समझ में नहीं आई है, इसको थोड़ा और समझेंगे, बाकी लोगों को भी मैं शामिल कर लेता हूं। संजीव सर, आप बताएं मुझे कि आपका टेक क्या है इस पर। आपने सोफिया जी को भी सुना, पूरी खबर भी सुनी है, आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि ये किस दिशा में जा रहा है? क्या तृणमूल कांग्रेस को एक डर सा बैठा है एग्जिट पोल के बाद, उसके बाद एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, या वो आशंकाएं जो सोफिया जी रख रही हैं अभी? देखिए जनाब, स्थिति यह है कि दोनों तरफ की पार्टियां बिल्कुल सतर्क है, चौकन्ना है। दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है। आंकड़े ये बताते हैं कि बंगाल में एक बार सत्ता परिवर्तन हो जाए तो जल्दी सत्ता में वापसी की संभावनाएं बहुत कम दिखती है। जाहिर सी बात है कि यदि टीएमसी बाहर निकलती है तो टीएमसी के लिए मुश्किल, जो जैसा पैटर्न रहा है उसके आधार पर यदि बात करें तो। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि 2021 में उसने जो जमीन तैयार कर दी है 3 से 77 सीटों पर जाकर के, इस बार मौका है। इस बार यदि चूक गए तो फिर मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो दोनों ये बात समझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी जो आरोप लगा रही है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रही है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, उससे हम सहमत हैं या नहीं है। सामने जो दिख रहा है, निश्चित तौर पर टीएमसी के द्वारा ये आरोप लगाया जाना स्वाभाविक है। भारत के इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि किसी राज्य में इलेक्शन के वक्त इस मात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों की हेरफेर हुई है। आने वाले दिनों में हम भी रहेंगे यहीं पे, बाकी लोग भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, देखेंगे कितने अधिकारियों के तबादले होते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जितने फोर्स उतार दिए गए वेस्ट बंगाल में। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन की साख सबसे निचले स्तर पे है। उसका कारण है इलेक्शन कमीशन की भाषा, इलेक्शन कमीशन के ट्वीट, टीएमसी के नेताओं के द्वारा या चुने हुए सांसद के द्वारा जब प्रतिनिधिमंडल जाता है तो उसे गेट आउट और गेट लॉस्ट बोल दिया जाता है। तो ये राग पैदा जो हो रहा है, निश्चित तौर पे टीएमसी को ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन केंद्र बनाम राज्य है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में है, बेहद मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव छोटी चुनाव हो, चाहे वो निचले स्तर का चुनाव हो, कोई पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, पूरी ताकत से पूरी तन्मयता के साथ लेती है। वो किसी को कम या ज्यादा नहीं आती है। तो उस नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकती है। अब टीएमसी को ऐसा लग रहा है कि इन सारे हथकंडों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकारें कर रही है। सीबीआई, ईडी, ये भी हमने देखा कि जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह ईडी के आंकड़े बताते हैं। अभी तो हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थानों की बात यदि आप हमें समय दे तो हम बता रहे हैं। ईडी के आंकड़े बताते हैं कि अभी तक पिछले 10-12 सालों में जितने एफआईआर दर्ज किए गए, उसमें से राजनीतिक दलों के जो लोग हैं 95%, 95% विपक्षी पार्टियों के लोग हैं। और कन्विक्शन रेट यदि उन लोगों को निकाल के देखते हैं तो 0.46%, मतलब 1% भी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि संदेह तो पैदा होगा ही यदि इस तरह के आंकड़े आएंगे। तो सीबीआई के आंकड़े बेहतर थे कुछ नहीं, ये तो डिटेल में हम आएंगे सर, इस पर संजीव सर आएंगे, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आपकी पूरी बातचीत का लब्बो लुबाब मुझे ये दिखाई पड़ता है कि टीएमसी का भय जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें की गई हैं और अधिकारियों की बहुत बड़ी टोली को उतार दिया गया, इलेक्शन कमीशन के ऐसे। तो आप ये कह रहे हैं कि उनका टीएमसी का जो डर है वो स्वाभाविक है, वो एग्जिट पोल के बाद नहीं आया, ऐसे मुझे समझ में आई बात। तो रासबिहारी जी आप सुनते रहिएगा। रासबिहारी जी एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना बहुत जीवन का बड़ा लंबा समय खपाया है वहाँ पश्चिम बंगाल में। उनकी 2 किताबें भी हैं वहाँ की, खूनी राजनीति पर या हिंसात्मक राजनीति पर। और जब मैं ये कहता हूँ तो पश्चिम बंगाल में विशेष प्रयोजनों की आवश्यकता पड़ती है, ये भी है, लेकिन उसको समझेंगे क्योंकि आपने भी एक टेक रखा है। तो कुशाल जी, उससे पहले आप बताएं, टीएमसी नेता सोफिया खान और संजीव जी को आपने सुना राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, उन्होंने ये बात रखी है कि भाई इतने आपने अधिकारी उतार दिए हैं, देखते हैं कि किसी और राज्य में चुनाव होंगे तो क्या ऐसी तादाद में आप फौज उतार देंगे अधिकारियों की, या फिर इस तरीके की बयानबाजी वहां पर होगी, या इस तरह का कोई डर होगा, इस तरह का माहौल होगा। ऐसी तस्वीर एक उनके बयान से सामने आई। आपका टेक? देखिए प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सोफिया जी ने कहा कि इस राज्य में इतने लोगों को उतार दिया गया, तो आप बताइए कि विगत कई वर्षों से जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा होती रही है, क्या अन्य राज्यों में उस तरह का हिंसा हुआ है क्या?
दिल्ली में भी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ, यूपी में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, झारखंड में हुआ। जो पहले यूपी और बिहार बदनाम हुआ करती थी हिंसा को लेकर के, चुनावी हिंसा को लेकर के, वहां पर आज तक चॉकलेट बम भी नहीं फटा आज के टाइम में, अब चुनाव के टाइम में। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में लगातार 2021, 2019, 2024 से चुनावी हिंसा होती रही है, पंचायत चुनाव में, कॉर्पोरेशन चुनाव में चुनावी हिंसा होती रही है, उसकी वजह से आर्मी को उतारा गया है। देखिए, कल टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आर्मी से लोगों को डराया जा रहा है, डर लग रहा है। पता ही एनआईए हो या बॉर्डर सुरक्षा बल हो या बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, अगर वो रास्ते में चल रही तो क्या किसी को डरने की जरूरत है? ये हमारे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं हमारे देश के नौजवान, तो हम अपने घरों में शांति से अपने परिवार के साथ सो पाते हैं, त्योहार मना पाते हैं, पर्व मना पाते हैं। और वही टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि बॉर्डर सुरक्षा बल रास्ते पे घूम रहा है, एनआईए रास्ते पे घूम रहा है, तो हमें डर लग रहा है, डर का माहौल पैदा कर दिए। तो डर गुंडों को लग रहा है, डर आम जनता को नहीं लग रहा। आम जनता तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही, तभी आम जनता घर से उतर करके, बड़ी बड़ी मंजिलों से उतर करके बूथ पे जा करके वोट डाला है। कभी भी बड़े बड़े अपार्टमेंटों में टीएमसी के गुंडे ताला लगा देते थे, शटर में चैनल लगा के ताला मार देते थे कि आप लोग का वोट हो जाएगा। वो इस बार नहीं हुआ, तो डर उसी का डर है कि मैं समझ गया आपकी बात। देखिए पांडे जी, ये तो हम जानते हैं कि चुनाव जो होता है, राजनीति जो होता है, वो नैरेटिव का खेल होता है। आपकी तरफ से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, डर के माहौल का नैरेटिव रखा गया, तो इनकी तरफ से ये जो एजेंसियां आ रही हैं, ये आ रही, इसका ये हम सब जानते हैं कि पूरा चुनाव नैरेटिव के खेल पर खेला जाता है और दोनों तरफ से जो नैरेटिव। लेकिन आपने अपनी बातें रखी, ये बहुत जायज भी दिखाई पड़ती है। एक मिनट मैं खत्म करूंगा सुबिया जी की बात को। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी को अंदर घुसने दिया जा रहा था। मैं उनके नॉलेज में बता दूं कि स्ट्रांग रूम के बाहर में सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचे थे, कुणाल घोष और शशि पांजा जाकर के बाहर में बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी वहां नहीं पहुंचा था। जब ये लोग पहले पहुंच कर वहां हंगामा किए हैं, सूचना मिली है, तब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। पहले तृणमूल कांग्रेस के लोग वहां पहुंचे थे, क्योंकि इन्होंने जो गुंडागर्दी करते हुए आए थे, इस बार बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे रही। तो ये डर है इनको कि 4 मई दीदी गई, 4 मई को दीदी का विदाई तय है। आपके चैनल में बैठेंगे 4 मई को, ठीक है, एक साथ चैनल में बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार, मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है कुशाल जी, उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा, देखिए आप रास बिहारी जी को भी सुनिए। रास बिहारी जी जो है, उन्होंने किताबें लिखी हैं 2, और इसी बंगाल की राजनीति पर उन्होंने लिखी है, बड़ी गहनता से पढ़ने योग्य है, उनका गहरा शोध है। आपने सबको सुना, खासतौर पर संजीव जी ने, रास बिहारी जी जो बात कही है वो बड़ी समझने जैसी बात है। उनका कहना है अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज कभी नहीं उतारी गई है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का कथित बेजा इस्तेमाल, यह मुद्दा विपक्ष की तरफ से हर जगह उठाया गया है। तो ऐसे दौर में कितना जायज़ है तृणमूल कांग्रेस का ये डर? देखिए, एक सवाल उठ रहा है कि बाहर के अधिकारियों को भेजा गया, इतनी संख्या में फौज लगाई गई। चलिए हम लंबा नहीं जाते, हम 2011 में जाते हैं। 2011 में कितने चरणों में चुनाव हुआ था? 2011 में कितनी फौज लगाई गई थी? 2011 में कितने अधिकारी बाहर से गए थे? तो ये भी एक आंकड़ा है, क्योंकि उस समय ममता बनर्जी टीएमसी की नेता थी और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थी। उन्होंने जो चाहा वो करवाया, और ये मानते हैं कि उस वक्त जो चुनाव हुआ वो बड़ा निष्पक्ष तरीके से हुआ, स्वतंत्र तरीके से हुआ। लेकिन एक बात है, उस चुनाव में और इस चुनाव में, उस इलेक्शन से पहले 2000 मई तक, मतलब अगर हम 6 महीने की बात करें तो बड़े संख्या में राजनीतिक हत्याएं हुई थी। लगभग ये बात के चलिए आप कि कम से कम 5 महीने में ही 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और अगर 2010 में चले जाएं तो संख्या बहुत ज़्यादा, 400 लोग मारे गए थे। लेकिन अगर हम मई 2011 में जब ममता बनर्जी सीएम बन जाती हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेती हैं, उन्होंने नारा दिया था माँ माटी मानुष के साथ कि हम बदलाव लाएंगे, बदला नहीं लेंगे। सिर्फ 2 महीने में जो सीपीएम के नेता थे उस वक्त, सूर्यकांत मिश्रा, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ममता बनर्जी के कि हमारे 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है सिर्फ 2-3 महीने में। तो ये तो बंगाल का माहौल था। पहली बार अगर हम
पहली बार मतलब ये मान के चल सकते हैं कि 1972 के बाद में, क्योंकि 1972 के पहले का मैंने नहीं अध्ययन किया है, लेकिन 1972 के बाद पहली बार ये ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें 1-2 लोगों की हत्याएं हुई हैं और चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। ठीक है, छुटपुट घटनाएं हुई हैं, कई राजनीतिक भिड़ंत हुई हैं, खास तौर पे जब नॉमिनेशन भरने गए थे दोनों दलों के दल तो आपस में भिड़ते रहे, कहीं पोस्टर बैनर लगाने पे हो गया, कहीं दीवार वो लिखने पे हो गया। लेकिन एक बात ये सच है कि जो डर आज टीएमसी में है वो डर चुनाव से पहले वहाँ के मतदाताओं में था कि चुनाव में क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा, ये डर था। और वहाँ के लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे थे कि हम किसको वोट देंगे, लेकिन लोगों में ये दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर टीएमसी के कारण भय था और भय के कारण लोगों में चुप्पी थी और वो भय जो है वो बदलाव का कारण भी बना। बदलाव आपने तो घोषणा कर दी, बदलाव अभी तो मतलब वोट, मैं कह रहा हूँ वोट, मतलब वोट देने में जी, मैं कह रहा हूँ वोट देने में बदलाव का कारण बना कि जहां पर पिछली बार जैसे हम नहीं, कोलकाता ये भी अभी क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं, वोट देने में जैसे अब मैं कलकत्ता की बात करूं जी, कि वहां पर पिछली बार 63% वोट था। अच्छा, आप वोट परसेंटेज जो बढ़ा है उसको, परसेंटेज का, ठीक है। और इस बार 88% है। कितना परसेंट है? 85% पहुंचा है। ठीक है, पिछली बार भी 82% के करीब वोटिंग थी, जो बढ़कर अब 92% से ज्यादा हो गई है, यानी 10% का तो सीधा फर्क है। और कलकत्ता जैसे महानगर, हावड़ा जैसे में, हुगली जैसे आप ये कह रहे हैं कि कई मतदाता जो हैं वो डर के मारे नहीं निकलते थे, खासतौर पर जो टीएमसी के खिलाफ हो वो नहीं निकलते थे, वो इस बार निकला है, ऐसा आपका कहना है? जी। और दूसरी बात है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यूपी और बिहार में पहले राजनीतिक हिंसा होती थी। यूपी बिहार में राजनीतिक हिंसा सिर्फ चुनाव के दिन थोड़े दिन होती थी, पूरे साल भर नहीं होती थी कि कोई भी चुनाव हिंसा होगी। मैंने भी यूपी में कई सारे चुनाव कवर किए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया है। चुनाव के दिनों में जो दबंग होते थे वो राजनीतिक हिंसा फैलाते थे, उसके बल पर वोट बटोरते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो साल भर हिंसा होती है, चुनाव हो या ना हो हिंसा होगी। 2025 में कौन सा चुनाव था? 100 से ज्यादा लोग मारे गए। मैं आपके कुछ पॉइंट से, क्योंकि संजीव जी ने कुछ आंकड़े रखे थे, फिर आपने विस्तार से उनको रखा, तो संजीव जी आप ही मुझे बताएं, आपने रासबिहारी जी को अभी सुना, ये अलग है राज्य, यहाँ जरूरत है ऐसी स्थिति। और मेरी भी शुरुआत में यही एनालिसिस थी, मैंने अपनी तरफ से यही बात रखी थी, क्योंकि बाकी राज्यों के मुकाबले हम देखते हैं कि हिंसात्मक राजनीति का जो काला इतिहास, दुखद इतिहास रहा है, वो पश्चिम बंगाल का थोड़ा गहरा रहा है। भय का माहौल जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से बताया जा रहा था। ऐसे में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजामात किए गए थे। लेकिन आपकी एनालिसिस इस पर काउंटर, क्योंकि आपकी कई बातों को काउंटर किया गया इस एनालिसिस में। निश्चित तौर पे होने चाहिए, हमें ये मानने में कोई गुरेज नहीं है और कहने में भी कोई शर्म नहीं है कि इस बार के चुनाव में बहुत कम हिंसा या छिटपुट हुई। निश्चित तौर पे जान माल के नुकसान पहले की अपेक्षा बहुत कम। बंगाल का रक्त रंजित इतिहास रहा है राजनीतिक, जब कभी भी चुनाव हुए हैं तो रक्तपात तो जम के हुआ है, इसमें भी हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन एजेंसियां काम कैसे करती है? इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर यदि हो तो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर को आंख और कान खोल के रहना चाहिए, जुबान बंद रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर को यह किसने अधिकार दे दिया कि क्षेत्र विशेष में जाकर के आप धमकी दें? यदि कोई शिकायत दर्ज हुई है तो उसके आधार पर कार्रवाई करें आप। इसे किसी भी कीमत पे सही नहीं ठहराया जा सकता। कानून है, कानून के तहत काम होना चाहिए। आप लठैत नहीं है कि आप चले जाएंगे फोर्स को लेकर के किसी दरवाजे पर जाकर के और उसको धमकी देके आएंगे और वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो के मैंने कई बीजेपी, ये एक घटना तो है, आप सही कह रहे हैं, किसी ने डिफेंड नहीं किया, बीजेपी के नेताओं ने भी डिफेंड नहीं किया, उन्होंने भी ये इसको कोई बहुत अच्छा एक्ट नहीं माना, जो मेरे से जिनकी बात हुई है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो काम करने के तरीके थे, निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए हिंसा। फोर्स उतार दिए गए, हम मान लिए 2 मिनट के लिए, लेकिन जो तरीका था, आप ये नहीं कह सकते कि लोगों को डराने के लिए केवल टीएमसी खड़ी थी। ये तो खुलेआम दिखाई दे रहा था ना, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा किस तरह से धमकाया जा रहा है, ठीक कर देंगे, देख लेंगे, फिर बहुत पछताओगे। ये आपने मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, बस मैं आऊंगा इस पर। और रासबिहारी जी, आपने भी सुना निश्चित तौर पर आपको, लेकिन सोफिया जी, क्या इस चुनाव में डरा हुआ मुसलमान था? सोफिया जी, देखिए,
देखिए, पश्चिम बंगाल में मैंने जैसा कहा कि 4 महीने से जो चीजें पश्चिम बंगाल के लोगों ने, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, 91 लाख लोग के नाम काटे गए, जिसमें से 27 लाख लोग जो थे वो अभी भी क्लियर नहीं है कि वो लोग बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, पाकिस्तानी थे, कौन थे। एनीवेज, उन लोगों को वंचित किया गया, कई लोगों को वंचित किया गया, उनके मौलिक अधिकारों से वो वोट नहीं दे पाए। अभी हम अगर ईटी की रेट की बात करें, अभी कितने दिन से मीडिया में चिल्ला बोल हो रहा था कि आईपैक की फाइल लेकर ममता बनर्जी चली गई और हेना तेना। अभी आप देखिए ना, ये जिस बात का हमें डर था वही हुआ ना। अभी यहाँ पर विनेश चंदल जी जो आईपैक के को फाउंडर हैं, उनको ठीक इलेक्शन चुनाव के 10-15 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि दबाव बनाया जा सके, ताकि वो हमारे लिए काम ना कर सकें, और अभी चुनाव के दूसरे दिन ही उनको बेल मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो संदेह है इन एजेंसियों के ऊपर वो बिल्कुल सही था और सटीक था। जहां तक बात चुनाव आयोग की है, देखिए अभी अभी जो चुनाव होना था वो हो गया है। डेफिनेटली लोगों ने, स्पेशली महिलाओं ने, ममता बनर्जी के लिए भर भर के वोट किए हैं। 23 और 29 तारीख को सुनिश्चित कर दिया है ईवीएम बॉक्स में कि ममता बनर्जी ही चौथी बार सरकार बना रही हैं। एग्जिट पोल ये चिल्लाते रहेंगे और एग्जैक्ट पोल में ममता बनर्जी की सरकार बन भी जाएगी। लेकिन हम जो है, हमने आंख बंद नहीं किया है 29 तारीख के बाद भी, क्योंकि अभी भी 2 दिन है अभी डिक्लेरेशन के लिए। अभी वो उसमें खेला होगा, भले हमारा स्लोगन है, लेकिन ये खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खेला ममता बनर्जी नहीं होने देगी। नहीं होने ममता देगी। बनर्जी मैं ने यही कह तो दिया सुनना है चाह रहा, साफ आपने तौर कहा पर। आपने मुस्तैदी से निगाह बनाए रखी है, महिलाओं ने भर भर के वोट दिया है, मतलब अब तो तय हो गया, आप लोग फुल कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग जीत रहे हैं। यानी अगर अब नतीजा बीजेपी के पक्ष में एग्जिट 5000%। जी जी मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा एक हाइपोथेटिकल कि नतीजा अगर बीजेपी के पक्ष में आ जाता है एग्जिट पोल, तो आप लोग नहीं ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं जीत हमारी निश्चित है, ये मैं मान मानने लिया, की मान बात लिया, ही नहीं है। मान अरे लिया। 365 दिन ग्राउंड मेरा पे हम बस रहते सवाल हैं। पूरा हो जाएगा तो आप अभी मेरा 2 महीने से तो लोग आकर यहाँ पर जिन्होंने रैलियां की हैं वो नहीं बता पाएंगे कि पश्चिम मैं आपकी बंगाल के बात लोग समझ क्या गया, आप चाहते मेरा हैं। सवाल बस सुन ले। 365 दिन तृणमूल के लोग जो है लोगों के बीच आप रहे मेरा हैं। बस सवाल तो सुन ले तो हमें आपको पता है समझ कि में आ लोगों को जाएगा। क्या मैं चाहिए। लोगों को जुमला नहीं चाहिए, एक मिनट, लोगों को जुमला नहीं अरे चाहिए, रुकिए तो महिलाओं के सही, साथ पीड़ा नहीं सोफिया जी, चाहिए। ये मोनोलॉग हो जाएगा। महिला एक की मिनट बात रुकिए तो करते सही, हैं। रुकिए तो सही, इतना अच्छी चर्चा चल रही है। बड़े देर के बाद आपने मुझे समय दिया, तो आप बोलने का नहीं, दे रहे आप, हैं। मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, आपने सबका सुना, आपके मेरी भी सुनी। आप मैं सुनिए, पूरी बात नहीं बता पाऊंगी तो अभी जनता एक मिनट कैसे सुनिए तो, समझ पाएगी एक मिनट कि धैर्य से, मैं क्या आप ही से पूछ रहा हूं, धैर्य से सुनिए तो सही। ये होता है, मैं जानता हूं आप कई जगह पे बैठती होंगी, कई चैनलों पर डिबेट का ये तरीका होता है। मेरे कार्यक्रम में मैं कोशिश करता हूं कि एक सार्थक चर्चा, और अभी तक हुई है, सबने बिल्कुल सार्थक बातें रखी है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं बस सुन लीजिए। मान लीजिए कि 4 मई को नतीजा जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं, मान लीजिए 1% ही मान लीजिए, 99% आपकी तरफ है, अगर ऐसा हो जाए तो इसमें ईवीएम की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इस बात को हम सोफिया खान से तो कम से कम सुन ले, क्योंकि आपने मुस्तैदी वहां पर रख रखी है। देखिए, चुनाव आयोग और भाजपा ने जो षड्यंत्र किया है पश्चिम बंगाल में 4 महीने से, ये किसी भी ओछेपन का इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। पहली बात तो मुझे मानना ही नहीं है कि इनकी सरकार बन रही है, लेकिन चलिए आपको और इनको थोड़ा देर के लिए खुश करने के लिए अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए, तो डेफिनेटली लोकतांत्रिक तरीके से इनकी जीत बिल्कुल निश्चित नहीं है। बिल्कुल वो अलोकतांत्रिक तरीका फिर क्या होगा? स्ट्रांग रूम के बाहर तो आप बैठे हैं, वो अलोकतांत्रिक तरीका फिर क्या है? क्योंकि स्ट्रांग रूम के बाहर तो आप आ गए, सब पर नजर है आपकी। अरे भाई, अभी अभी कितने कैमरास कहाँ पे ये कह देंगे कैमरा का बत्ती गुल हो गया, कैमरा टूट गया, ऐसा हो गया। कितना टाइम लगता है इनको ईवीएम? अरे वो तो सूचना आ जाएगी, आप लोग तो मॉनिटर कर रहे हैं ना, आपको तो सीसीटीवी की एक्सेस है। एक सॉफ्टवेयर है, ईवीएम एक सॉफ्टवेयर है, कितना टाइम लगता है उसको मैनिपुलेट करने में? मतलब ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, आप लोगों का ये मानना है? डेफिनेटली। तो फिर 5000% कैसे जीत रहे हैं? फिर तो ये जीत ही लेंगे। कल से इसलिए तो हम लोग सतर्क हुए हैं। नहीं तो इसलिए हम लोगों को तो भाई अच्छा चलिए ऐसे बताइए, पिछली लोकतंत्र पे भरोसा है, पिछली बार नहीं सोफिया जी, आप चर्चा नहीं करती हैं। आप, कौन भरोसा करे? मैं समझ गया, आप चर्चा नहीं करती हैं, आप बोलती हैं। मैं ये कह रहा हूं पिछली बार से ज्यादा सतर्क हैं, या पिछली बार ज्यादा सतर्क थे, आपकी बार ज्यादा? क्योंकि पिछली बार तो ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं कर पाए ये लोग, कर सकते थे। हम सतर्क थे बिल्कुल। वो गड़बड़ तो ये 2014 के बाद से करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने नहीं करने दिया। हाँ तो अब की बार कैसे कर लेंगे? सुनिए, ये प्रहार जो है ना,
और ज्यादा मजबूती से करते हैं। पिछली बार प्रहार किया था, लेकिन मैं अभी अब आपको पूरी ज्यादा फोर्स के साथ इसमें तैयारी नहीं करके खींचूंगा आए। क्योंकि ये ये चर्चा 4% बहुत इस लंबी तस्वीर चली में नेता जाएगी। नहीं है इनके। आप पांडे जी, जमीन आप कुछ पता कहना नहीं है चाह रहे हैं इनकी। भाई, आप बोलिए। पांडे जी को सुन लेते हैं अब। ये क्या है ना कि ये बंगाल का ट्रेंड नहीं, पूरे भारत का ट्रेंड चला है नहीं पांडे जी कि देखिए, जब भारत एक मैं चाहूंगा कि इनके जो सवाल आ रहे हैं बार बार, आप उसको जरा एड्रेस करें तो फिर आनंद की बात मैं होगी। उसी जी। पर आ रहा हूँ। देखिए ये इनका ही नहीं है, ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का ही ट्रेंड नहीं है, ये पूरे भारत में जितने विपक्षी दल है सबका ट्रेंड है कि जब ये चुनाव हार जाते हैं तो रोते हैं ईवीएम पर, रोते हैं चुनाव आयोग पर। तो ये पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के भी लोग वही करेंगे। अभी इन्होंने कहा ना कि इसका मतलब मैंने कि चिट भी इनका पट भी इनका, कि अगर हम हार जाते हैं अरे तो भैया, ईवीएम दूध पे का रोना धुले हो रोना है, तो और देशवासी अगर हम सुन रहे नहीं हैं बार बार जाते तुमको। देखिए सोनिया दूध जी का आप कह धुला रहे हैं नहीं कि है मैं एकदम भाजपा। प्राथमिकता के तुम साथ, पूरे मैं राज्यों एकदम में जो आराम है से सुन रहा था, सीट से जीत मुझे जा कहने रहे हो, दीजिए दूध जब के आपका धुले नहीं नंबर हो। आएगा तो आप मिलिए। नहीं तो डिस्टर्ब हम भी करेंगे, फिर आपके बोलने पर हम भी डिस्टर्ब करेंगे, प्लीज हमें बोलने दीजिए। तो जब ये आपने पूछा ना कि रिजल्ट को लेकर के, तो अगर रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आता तो भी ये रोएंगे, और इनके पक्ष में आता तो भी कहेंगे कि मैंने देखिए केयर टेकर के रूप में मशीन को संभाला इसलिए हम चुनाव जीत गए। बंगाल की जनता अरे 23 रो तो तारीख आप और रहे 29 हो, तारीख को ईवीएम में हिंदू खतरे में अपना करके मत रो दे तो आप करके रहे हो। तय किया है। जब 4 तारीख को बैलेट बॉक्स खुलेगा, आप देखिएगा कि टीएमसी धीरे 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 धरातल पर आती जाएगी और भय का अंत होगा और भरोसा का उदय होगा, भरोसा का उजागर होगा। 4 तारीख से जब देखिएगा शाम होगा तो देखिएगा आसमान में भी जो हमारे चांद तारा है वो भी गेरुआ अरे कलर के हो ठीक है, जाएंगे, क्योंकि 5000% वो बंगाल जीत में रहे हैं, 5000% आप जीत रहे हैं, मुझे तो 4 तारीख का नहीं वाला मैं इंतजार 2 है, वो करोड़ कर का लेंगे। नौकरी मैं दे देंगे 5,000 क्या? नहीं करा। मुझे यूपी वाला बंगाल 2 की करोड़ जनता का को नौकरी देंगे यहाँ पर। जैसे यूपी में 15 साल महिलाओं के के साथ एक शासन भी रेप सरकार केस को नहीं पर होता है। आप सोफिया जी बच्चों दोनों का बातें चल बोल रही है, रहा जब ये आ नहीं रहे हैं आपको पता है तो काहे चिंता कर रही है कि वो देंगे कि नहीं देंगे, छोड़िए ना नहीं उनको। नहीं, ये जो इतना बड़ा बड़ा डींग हाँक रहे हैं, मैं उनका जवाब संजीव दे जी रही हूँ। एक बात सत्ता बताइए इनको इसलिए मुझे, चुन रही है देखिए मैं क्योंकि जानता हूं उन्होंने पॉलिटिकल पूरा पार्टीज के, 2014 सोफिया जी देखिए, का वाला वादा पूरा कर दिया। सोफिया जी, टैक्स संजीव इनके कौशिक बेकार जी, कम हो राज गए। बिहारी जी, ऐसे आपने क्या 100 से नीचे गिर गया है, 100 पार। ये 100 पार का वादा जो नारा जो लगाया था रुक ना, जाइए UPI 100 रुक के जाइए, खिलाफ बताया। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक पूरा जाइए। जनता को पता है। हाँ हाँ पता है, एक मिनट रुक जाइए। संजीव कौशिक जी, राज बिहारी जी भी हमारे साथ हैं, बड़ी बैलेंस बातचीत चल रही है। संजीव जी ये बताइए कि अभी आपने सोफिया जी को भी सुना, तो अब तृणमूल कांग्रेस में कोई भय है नहीं है? ये सोफिया जी क्योंकि ये भी अच्छी प्रवक्ता हैं और काफ़ी इस मसले पर बोलती हैं, लेकिन अभी बातचीत में मुझे एहसास हुआ कि इनके मन में डर तो है, ये बात तो बहुत साफ है। अब वो ईवीएम को की पहरेदारी भी कर रहे हैं और ईवीएम पर आशंका से भी दूर नहीं हो सकते हैं। पिछली बार भी चुनाव हुए थे, ईवीएम में कुछ करना होता तो इतनी बड़ी जीत ममता बनर्जी को नहीं मिली होती। यानी इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर अब सवाल उठाने, संदेह करना बंद कर देना चाहिए। देखिए दोनों तरफ की स्थिति कमोबेश एक ही जैसे है। जब एसआईआर हुआ और बहुत मात्रा में लोगों के जब नाम काटे गए या कटे, तो निश्चित तौर पे जो सरकार में है, सत्ता में है, वो पूछेगा ही और बोलेगा ही कि इतने नाम क्यों काटे गए, ये प्रभावित करने की कोशिश है। तो इलेक्शन कमीशन को उचित जवाब देना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बचाव में भारतीय जनता पार्टी आई और कही कि नहीं इतना कटना चाहिए था, ये सारे बांग्लादेशी थे, ये सारे घुसपैठिए थे, इसलिए नाम कटने में इनको परेशानी हो रही है, इनके वोटर थे। अब जब ये बात सुने, सामने वाला सुने, तो निश्चित तौर पर उसे कहेगा कि ये तो खुलेआम कह रहा है कि मेरे वोटर थे इसलिए नाम काट दिए गए, तो संदेह यहाँ से पैदा होती है। दूसरी बात, जब हम विश्लेषण करने बैठते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमें समझनी होगी। महिलाओं ने बंगाल के परिदृश्य में जब देखेंगे तो बराबर बराबर जितने पुरुष है लगभग उसी के बराबर महिलाएं भी है। महिलाओं ने जम के वोटिंग की है और जम के वोटिंग क्या 2% ज्यादा ही वोटिंग की है पुरुषों की अपेक्षा, कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब मेरा मानना यह है कि यदि बिहार में 10,000 रुपए देने की वजह से महिलाएं घर से बाहर निकल के वोट कर सकती हैं बहुतायत मात्रा में, यदि असम में 9,000 रुपए अरुणोदय योजना के तहत 40 लाख लोगों के खाते में यदि महिलाओं के खाते में डाल दिए जाए, वहां महिलाएं निकल सकती हैं, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि ममता बनर्जी यदि बंगाल में हर महिला को 1,500 रुपया, पिछड़े वर्ग को 1,700 रुपये, 25,000 रुपया शादी के नाम पर, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, लड़कियों के नाम पर वो जो पैसे बांट रही है, हालांकि ये ट्रेंड मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, ये गलत है। पर इन्होंने तो डबल का ऑफर कर दिया है ना, डबल ऑफर किया। अब उसी आप ही के बात पे हम आ रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जहां कहीं भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो डबल का ऑफर कर रही हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां बनेंगी, सत्ता में जाएंगी तब तो डबल देंगी ना। जो पहले से सत्ता में है उसने पहले ही दे दिया तो उसका बेनिफिट उसको मिल गया। वायदे तो बिहार में भी विपक्षी पार्टियों ने किया था।
वादे तो यहाँ भी असम में किया था। ठीक है, यहाँ पर भी दो तीन चीजें हैं। ईवीएम से बात होके एसआईआर पर आई, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट उठाया क्योंकि मैं आना चाहता था, और राज बिहारी जी इस पर बड़े अच्छे गेस्ट हैं, क्योंकि सूफिया जी से जो बात शुरू हुई और आप तक आई उसमें राज बिहारी जी मुझे ये बताएं, क्या ये हिंदू वोट बनाम मुस्लिम वोट था, और एसआईआर में कई नाम कटना ये पश्चिम बंगाल के चुनाव को इस बार कितना प्रभावित करता है, और क्या इतना प्रभावित करता है कि डोमिनेंट मतदाता जो था ममता बनर्जी का वो कुछ कम हुआ और कुछ डरा हुआ मतदाता बड़ी तादाद में निकला, जैसी अभी तक मुझे कहानी समझ में आई। देखिए, एसआईआर को मुद्दा तो बनाया और मुद्दा बना भी, लेकिन सही बात क्या है भाई? आप कहते हैं 91 लाख वोट काटे गए, 91 लाख में 47 लाख तो ऐसे हैं जो मृत वोटर हैं, और उसमें कई ऐसे हैं जो लंबे समय से वोटर लिस्ट में थे, वो नाम काटे गए। और एसआईआर में अगर जिसने अपने बारे में जानकारी नहीं दी कि भाई उस अगर 2002 के आधार बना के कि आपने 2002 में आपके पास कहाँ वोटर थे आप, तो आप अगर आप कोई कागज़ नहीं दे पाए हैं, यूपी में तो 2.5 लाख वोट, 2.5 करोड़ वोट कट गए, तो यहाँ क्यों नहीं मुद्दा बन रहा है? यहाँ मुद्दा बनाया था अखिलेश यादव ने, 4 दिन में फुस हो गया, लोग साथ ही नहीं आए, क्योंकि बड़ी संख्या में, जैसे मुझे बताया कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे गांव में भी मेरा वोट बना हुआ था, लेकिन मैं तो कोई वोट देने गया नहीं। वो वहाँ की जो लोकल राजनीति में नाम लिखवा देते हैं। मैंने तो दिल्ली से वोट शिफ्ट किया, तुरंत नाम कटवाया। तो नाम ये जो है एसआईआर इसलिए वहाँ मुद्दा बनाया, और उसको खास तौर पे मुद्दा इसलिए बनाया, हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए एसआईआर को मुद्दा बनाया कि मुस्लिमों के वोट ज़्यादा काटे जा रहे हैं या मथुआ के वोट वो काटे जा रहे हैं। लेकिन जब मथुआ प्रभावित इलाके में वोटिंग हुई तो पता चला नहीं, वहाँ इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जिनके थोड़े बहुत नाम कटे हैं वो अपने आगे जाएंगे। दूसरी बात है कि हिंदू मुस्लिम किसने बनाया? भाई हिंदू मुस्लिम तो ममता बनर्जी ने बनाया। मदरसा और मुसलमानों के लिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा का सहायता राशि, और साइंस और टेक्नोलॉजी के 67 करोड़ रुपए। हिंदुओं के लिए क्या, कुछ नहीं दिया। और मुल्ला और मौलवियों के लिए हर महीने पैसा दिया। तो ये मुल्क किसने बनाया? और दूसरा वहाँ पर दुर्गा पूजा पे, सरस्वती पूजा पे, हनुमान जयंती पे, रामनवमी पे कोर्ट में जाएंगे तो आपको परमिशन मिलेगी। कौन मुद्दा बना रहा है ये? भाई आप प्रतिमा विसर्जन पे तो रोक लगाएंगे, और आप अगर सरस्वती पूजा होती तो उस पर आप रोक लगाएंगे। दूसरी बात है कि आपने पूरी तरह से जो घुसपैठिए आए उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड किस गवर्नमेंट ने बनवाए? वो तो ममता गवर्नमेंट ने बनवाए हैं। इतने सारे घुसपैठिए आए, वो कहाँ चले गए? जो सीमावर्ती गांवों में 10,000 12,000 गांव है, वहां से हिंदू क्यों पलायन वो कर गए? वहाँ हिंदू जीरो क्यों है? गांव में अब हिंदू क्यों नहीं मिलते हैं? बड़ी बात है। वो लोग शहर में आए हैं, शहर में बदलाव आ रहा है। पिछली बार इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हुई थी, लोग वोट डालने नहीं निकले गए। वहाँ लोग बताते हैं हमारे पास में गुंडे आते हैं, हमारे वोटर आईडी कार्ड छीन के लेके चले जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार टीएमसी ऐसा नहीं कर पा रही है, तो ये उसकी बौखलाहट है। इस बौखलाहट में चुनाव आयोग पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। इस आरोप में केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लपेटा जा रहा है। इस आरोप में अब ईवीएम भी घेरे में आएगी। थोड़े दिन में आप देखेंगे तो वहां के अफसर भी घेरे में आएंगे। आपने बड़ा डिटेल में इसको रखा। डेमोग्राफिक चेंज क्या हुआ ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन सोफिया जी आप कुछ कहना चाह रही थी, अपना पॉइंट रखें तो मैं बाकी लोगों को शामिल करूंगा। सोफिया जी, अचरज होता है जब ये लोग पश्चिम बंगाल के बारे में इतना गलत चित्र जो है खींचते हैं। खासकर मैं बिहारी जी को पूछना चाहूंगी कि क्या दुर्गा पूजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो स्वीकृति मिली थी यूनेस्को से, वो भी क्या झूठ था? क्या 32 लाख पर्यटक जब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए आए थे तो क्या वो भी झूठ था? जब ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर बनाती है दीघा में, मदरीपुर में, क्या वो भी झूठ था? जब आपके शुभेंदु अधिकारी प्रसाद को हराम कह के नकार देते हैं, क्या वो भी झूठ था? क्या जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के कमेटी को 1,10,000 देते हैं और आप ही लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए सरकार के पैसे को, तो क्या ये भी झूठ था? देखिए, इतनी झूठ फैलाने से ना, यहाँ पर अगर हिंदू खतरे में होता तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बहुमत के साथ
अब तक मैं कह रही हूँ 2021 में भी आप लोगों ने यही चिल्ला बोल किया था कि हिंदू खतरे में है, पूरा जल रहा है, ये हो रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा के जो सांसद है ना वो 18 से 12 पर आकर गिर गए। अभी आप बताइए कि कैसे ये संभव है? ये लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हुए हैं, या ये भी कह दीजिए कि वो चुनाव के रिजल्ट परिणाम जो है वो गलत थे? क्या हिंदुओं ने वोट नहीं किया ममता बनर्जी को जब वो बहुमत के साथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है? क्या चौथी बार भी देखिएगा आप, यहाँ पर हिंदू, या ये एक बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये जो कहते हैं ना हिंदू एक हो गए हैं, ये मैं मानती हूँ, यहाँ पर हिंदू एक हो गए हैं भाजपा के खिलाफ, भाजपा के नीतियों के खिलाफ, भाजपा के ये देश को बांटने के खिलाफ। आज हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो चुके हैं, ताकि ये जो धर्म की राजनीति है ना, जिसके आधार पर ये अपनी राजनीतिक रोटी चमका रहे हैं 2014 के बाद से, लेकिन अब लोग बोर हो गए। अब ये सब बातों का ना कोई मायना नहीं है। लोगों को 2 करोड़ नौकरी का जब वादा किया था तो दीजिए ना। अभी यहाँ पर जो इनके प्रवक्ता हैं कुशल जी ये कह रहे थे कि अभी सारे विपक्ष ऐसा ही चिल्लाते हैं। अरे भाई, आप लोग क्या कोई गोल्ड मेडल दे रहे हैं क्या लोगों को, जो आप लोगों को लोग बार बार चुनेंगे? क्यों चुनेंगे? क्या मॉडल? आज पश्चिम बंगाल में आपको क्यों चुनेंगे लोग? सिर्फ हिंदू 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 करके, जय श्री राम करके, हिंदू खतरे में है करके, या आपके पास कुशाल पांडे जी, आप लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया, पश्चिम बंगाल को दे सकें? ठीक है कुशाल पांडे जी, आप लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां पर हिंदुओं को डराया और कोशिश की कि कंसोलिडेट हो जाए, एक जगह पर वोट इकट्ठा हो जाए और हिंदू वोटर्स के दम पर आप चुनाव जीत लें। आपके बड़े नेताओं की तरफ से बयान भी आते हैं कि पता है ना 4 शादियां कौन करते हैं, या पता है ना क्या होगा, और हिंदुओं ने खुलकर मतदान किया है, ये तो अधिकारी जी ने भी कहा है। तो कुल मिलाकर इन बयानों का, जो सोफिया जी ने कहा, उसका लब्बो लुबाब ये है कि आपने ऐसा माहौल बनाया कि बहुसंख्यक हिंदू जो है वो वहां पर इकट्ठा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपको वोट करे, और वो वाला वोट बैंक भी जो अभी तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, सोफिया जी ने भी कहा कि हम हिंदू 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 कहते हैं। तो देखिए सोफिया जी, मैं आपको बता देना चाहूं कि बंगाल में सरस्वती पूजा नहीं करने दिया गया स्कूल में, तो हम क्यों ना हिंदू की बात करें। बंगाल में विसर्जन रोक दिया जाता है, बंगाल में रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, बंगाल में हनुमान जयंती का जुलूस निकालने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि हम हिंदू हिंदू कहते हैं, तो ममता दीदी भी तो मुस्लिम 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 कहती है। ममता दीदी ने मंच पे कहा था ईद के नमाज के दिन और ईद के दरमियान कि अगर मेरे समुदाय के लोगों को मैं रोक करके रखी हूँ, नहीं तो अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो एक समुदाय हिंदुओं का 12 से 13 बजा देगा। आप लोग ने तो विरोध नहीं किया। और जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के विसर्जन, एक मिनट आपने कहा, मैंने सुना, मैंने बार कि आप कहते हैं दुर्गा पूजा के पंडाल उद्घाटन में जब मुख्यमंत्री मंच पे बैठ कर कैसे हाथ लेकर के कलमा पढ़ करके उद्घाटन करती है, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया कि ममता बनर्जी आप ऐसा क्यों करें, हिंदुओं की आस्था के साथ क्यों खेल रही है। अगर ममता बनर्जी मुसलमान को लेकर के चल रही तो भारतीय जनता पार्टी जरूर हिंदू हिंदू करके हिंदुवादी राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। डर अगर आपको लग रहा है तो ये डर अच्छा है, अगर ये डर आपको लग रहा है तो ये डर अच्छा है। डरना जरूरी है, डरना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने अगर आप डर रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा ये भी हो गया, थोड़ा सा ये भी हो गया। आप रुक जाइए, महिलाओं की बात फिर चर्चा पर आते अच्छा होगा। हैं, फिर चर्चा पर आते हैं। अस्पताल हमारी महिला, हमारी डॉक्टर बहन के साथ में जिस तरह से बलात्कार हुआ, लोग रुक जाइए कुशाल जी, कुशाल जी रुक जाइए, कुशाल जी रुक जाइए, कुशाल जी, कुशाल जी, कुशाल पांडे जी, एक मिनट, कुशाल पांडे जी, कुशाल पांडे जी, कुशाल पांडे जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, सोफिया जी रुक जाइए। संजीव सर, मुझे ये बताइए कि अभी एक डेमोग्राफिक पॉइंट पर बात आई थी जब राज बिहारी जी बोल रहे थे, ये हिंदू मुसलमान और कौन किसकी तादाद बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, कौन कमज़ोर हो रहा है, एग्जैक्ट आपकी एनालिसिस क्या कहती है पश्चिम बंगाल के बारे में? देखिए, सच बात यह है कि जब देश के गृह मंत्री किसी भी राज्य में, खास करके यदि वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां जाकर के यदि ये बात कहते हैं या प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये डेमोग्राफी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दरअसल वो खुद पे भी सवाल खड़ा करते हैं स्टेट के साथ साथ, क्योंकि बॉर्डर सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे में है और स्टेट के पास ये जिम्मेदारी है, जैसा कि आरोप लगाया गया कि आपने आधार कार्ड बनवा दिए, उनके वोटर कार्ड बनवा दिए,
मेरा मानना यह है व्यक्तिगत तौर पर कि देश के जल जंगल जमीन साधन संसाधन पे सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों का हक होना चाहिए। कोई भी यदि आके हमारे हक पे हकमारी करे, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक उसकी पहचान होनी चाहिए और उसे बाहर निकाला जाना चाहिए। लेकिन केवल और केवल इलेक्शन के वक्त में यदि ये शगुफे छोड़े जाए, ये बेहद शर्मनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इससे थोड़ा सा इतर होते हुए हम कहते हैं, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की बात कर ले और दिल्ली की बात हम कर ले, ये दो स्टेट ऐसे थे कि भारतीय जनता पार्टी परिक्रमा करके चारों तरफ से आती थी और दोनों स्टेट में चारों खाने चित हो जाती थी बड़े आसानी से। बड़ी जुगत लगाई भारतीय जनता पार्टी ने और जो केजरीवाल की जो छवि थी, उस छवि को डेंट पहुंचाने में वो कामयाब हो गए, भ्रष्टाचारी साबित करने में, या लोगों के मन में उनकी छवि को धूमिल किया और बड़ी आसानी से वो वहां पे बहुत कम ही मार्जिन, लेकिन सत्ता से वो बाहर चले गए। ममता बनर्जी के बारे में मुश्किल ये है कि ममता बनर्जी पुरानी सहयोगी रही है भारतीय जनता पार्टी की, नस नस से वाकिफ है वो, कब किस तरह की चाल भारतीय जनता पार्टी चलेगी और उस चाल का काट क्या होगा ममता बनर्जी बेहतर तरीके से जानती है। यदि भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों की राजनीति करती है तो ममता बनर्जी भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो भी एक पक्ष को लेकर के चलती है, अल्पसंख्यकों को लेकर के चलती है, और वो भी डंके की चोट पर यह बात कहती है कि यदि बाहर से, दिल्ली से आया हुआ या केंद्र से आया हुआ व्यक्ति कोई भी यदि आए और वहां पे जाकर के किसी भी मुसलमान को या अल्पसंख्यक समुदाय को केवल और केवल घुसपैठिया सिद्ध करने में लगा रहे, तो जाहिर सी बात है वो चिल्लाएंगी, जो उनकी मजबूती है वो रखेंगे ही सामने में, तो वो प्रयास करेंगे कि ये बात दूर तक जाए, और वो बात दूर तक पहुंचाने में कामयाब होती हैं या नहीं होती हैं। सचमुच में ममता बनर्जी की छवि जो एक नहीं काम करने वाले, बंगाल की छवि खराब करने वाले, बंगाल से लोग पलायन कर रहे हैं, ये तमाम तरह की बात, योजनाओं के बारे में, फैक्ट्रियां बंद हो गई, 5,000 से ज्यादा के आंकड़े जो दिखाए गए, बताए गए, ये देखना यह है कि क्या सचमुच में भारतीय जनता पार्टी ये सारी बातें जनता के और मतदाताओं के जेहन में घुसाने में कामयाब हो गई है, या फिर ममता बनर्जी जो बात कह रही थी, बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता की बात जो कर रही थी, जय श्री राम के सामने वो जय बांग्ला का जो नारा लगा रही थी, या वो उसमें कामयाब हो गई। ये बेहद दिलचस्प है। आज के वक्त में दोनों पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां तो ये बात कहेंगी ही कि हम जीत रहे हैं 100%, और वो भी कहेंगे कि हम भी जीत रहे हैं 100%, लेकिन किसी न किसी को तो सत्ता में एक चीज संजीव जी देखी गई है हर चुनाव में, और ये राजनीति का पुराना इतिहास है, ध्रुवीकरण एक तरफ होता है तो दूसरी तरफ का अपने आप हो जाता है। मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से, ऐसा लगता है मैक्सिमम, महिलाओं को लेकर कहा जाता है, बीजेपी का यह दावा है कि मुस्लिम भी जो है वो हमारे साथ आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं ने कहा है, लेकिन बयानों से आदि इत्यादि से मैं इस आकलन पर पहुंचता हूं कि बहुत मुस्लिम मतदाताओं की चिंता बीजेपी ने नहीं की, चाहे कैंडिडेट्स के लिहाज से हो, चाहे तो क्या एक तरफ अगर ध्रुवीकरण वोटों का हो रहा है तो दूसरी तरफ यदि इस बार ध्रुवीकरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जाए? देखिए, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा है कि 3 से 77 पहुंच जाने के बाद में निश्चित तौर पे एक जमीन तो तैयार भारतीय जनता पार्टी ने कर ही ली है, और इस बार की ताकत लगातार, और जो भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में जितने तीर हैं वो सारे तीर इस बार चलाई है भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने कहा कि बहुत मजबूती से और बड़े धैर्य के साथ वो किसी भी स्टेट में जाती है तो रुकती भी है, काम भी करती है, जमीन पर खुद को मजबूत करती है और लड़ती भी है। बिहार में यदि सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में यदि मुख्यमंत्री का कमान आया, आप कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितने दिनों तक बिहार में टकटकी लगाए बैठी दिख रही थी, उसके चाहे मतदाता हो या उसके नेता हो, राजनेता हो। ठीक है, राजनीतिक दलों का तो कार्य यही है संजीव जी, राजनीतिक दलों को राजनीतिक जमीन मजबूत करना है। वो महाराष्ट्र भी है, उससे पहले बिहार भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम जो देखते हैं। राज बिहारी जी, ये जो अभी आपने सबको सुना हो, मैं चाहता था कि वो जो बात आपकी पिछले सवाल पर छूटी थी वहीं से आगे बढ़ाएं। क्या डेमोग्राफिक चेंज की बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया? आपने जो थोड़ी सी बात कही थी वो आपने एक इशारा किया था कि कुछ गांव हैं जहां हिंदू ढूंढने नहीं मिलते, या ये एक नैरेटिव है हिंदू बनाम मुसलमान, तो हिंदू इकट्ठा हो जाए यदि मुसलमान पूरी तरह से वहां पर वोट कर रहा है तो? देखिए, ये एक सच्चाई है वहाँ पर, क्योंकि मैं उन इलाकों में गया हूँ, उन गांवों में भी गया हूँ, लोगों से बात भी की वहाँ पर, जो लोग गांव छोड़ के आए हैं, शहरों में आ गए हैं, उनसे भी बात की। वहाँ क्या है कि एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग आते हैं, गांव में बसते हैं, और वो लोग हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर कोई बच्ची काम पे जा रही है या स्कूल जा रही है, उसके साथ में छेड़खानी करते हैं, तो वो परिवार दबाव में आके अपनी ज़मीन बहुत सस्ते में बेच के दूसरी जगह चला जाता है। तो ऐसी वहाँ पर करीब मैंने जब पुस्तक के लिए मैं गया था
18 में, तब ऐसे मुझे 8,000 गांवों के बारे में बताया गया था, जो संख्या बढ़ के अब 12,000 हो गई है। इसी तरह अगर आप और भी बातें करेंगे तो बहुत से ऐसे इलाके मैंने खुद देखा अभी, मैं मतलब कि हिंदू और मुस्लिम में क्या फ़र्क है। तो वहाँ पे हम पार्क स्ट्रीट में एक होटल में खाना खाने गए हैं, पार्क स्ट्रीट मतलब दिल्ली का कनॉट प्लेस जैसा एरिया, और वहाँ पर पुलिस भी तैनात है, लेकिन मोटरसाइकिल पर जो गोल टोपी पहन के लोग चल रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको रोका जा रहा है। अगर आप वहाँ आपने गोल टोपी पहन ली तो वो आपका लाइसेंस है, आपको कोई नहीं रोकेगा वहाँ पर। ये जब हम खुद देख रहे हैं, पत्रकार साथी देख रहे हैं, ये तो वहाँ का गवाह है। ये तो अगर आप वहाँ सीसीटीवी खुलवा के देख सकते हैं कि भाई इस तारीख को इतने बजे कितने वो लोग निकल के गए हैं, जो 3-3 सवारियाँ गोल टोपी पहन के चल रहे हैं। और ये कलकत्ता जैसे शहर में और पार्क स्ट्रीट जैसे शहर में अगर हालत है तो आप छोटी जगह तो आप सोच ही सकते हैं क्या हालत होगी। दूसरा ये है कि जो आंकड़े बताते हैं, पहले वहाँ 20% थे, फिर 25% हो गए, फिर 27% हो गए, अब वोटर 30% हैं और आबादी मुस्लिमों की 35% है, हिंदुओं की आबादी घटकर 65% रह गई है। तो ये तो आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये आंकड़े तो सब मीडिया के सामने आए हैं। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वहाँ पर। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात एक और भी है, जैसे संजीव जी ने कहा कि वे बिल्कुल देश के गृह मंत्री की, ये बिल्कुल गृह मंत्री का काम है कि घुसपैठियों को रोके, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सीमा लगी हुई है बांग्लादेश से, वहाँ पर तो कोई दीवार भी नहीं बनी हुई है, वहाँ तो कोई तार भी नहीं खींचे गए हैं। और दूसरा बीएसएफ को जो अधिकार था पहले कि 15 किलोमीटर में आप जांच कर सकते हो, जब वो बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया हम बीएसएफ को यहाँ राज्य में नहीं टिकने देंगे, बीएसएफ को हम कहीं छापा नहीं मारने देंगे। ये क्यों किया? फिर ये भी एक सोचने की बात है ना कि भाई जब आप सीमा अगर आप सीमा पर बीएसएफ को तार खींचने के लिए जमीन देने के तैयार नहीं है, जमीन भी अब हाई कोर्ट के जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार को कि 3 महीने में फैसला करो, जहां बीएसएफ जमीन मांगी आप जमीन दो, तो ये भाई जब तक आप तार नहीं लगाएंगे, जब तक आप सुरक्षा के इंतजाम नहीं करेंगे तो घुसपैठी तो ठीक है। सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं। सूफिया जी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मेरे जहन में कुशाल जी आपके लिए एक सवाल ये आ रहा था, आपको डर लगता है क्या पश्चिम बंगाल में कहीं निकलने में? देखिए, डर पश्चिम बंगाल में डरने के, मैं बता दूं आपको, डर जिस प्रकार से बंगाल की जनता को लगता है, यही बंगाल का जिला है मुर्शिदाबाद, जहाँ हिंदू पलायन कर रहे साहब, या इनके मंत्री, इनके मेयर, कलकत्ता के मेयर कहते हैं कि मंडिया चलिए, थोड़ा संपर्क आपसे जो है वो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन आपकी बात समझ में आ गई, आप कुछ उदाहरण दे रहे हैं। सूफिया जी आप कुछ कहना चाह रही थी, संक्षेप में अपनी बात कहें, अब अंतिम दौर में जा रहे हैं हम बातचीत के। बड़ा दुख होता है जब इसी देश में मुसलमान माने किसी एक समुदाय को लेकर इस तरीके की तीखी टिप्पणी की जाती है। अभी इन्होंने कहा कि ये टोपी वालों को अलाउ किया जाता है, बाकी लोगों को नहीं किया जाता। ये तो माने मानने की बात है कि आप ये खुद ही बताइए कि ऐसा क्या संभव है किसी भी देश में। और जहां तक बात है, ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्य के हैं, कौन है पता नहीं। अभी ये जो भी समुदाय है ना, वो इसी राज्य के हैं, और इसी क्योंकि SIR में अगर आपको लगता है कि 91 लाख लोगों के नाम कटे और वो अगर बांग्लादेशी हैं, या मैं उनको याद दिला दूं कि एक समुदाय के लोगों का नाम सिर्फ नहीं कटा है, सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम कटा है तो वो हिंदुओं का कटा है। मथुआ समाज को ये भूल रहे हैं शायद। मथुआ समाज जो कई सालों से यहाँ पर बसा हुआ है, वो उसके बारे में तो इन्होंने शुरुआत में कहा था। क्या आपका टेक था? राजवंशी, दलित, कई लोगों के नाम काटे गए। मथुआ समाज के भी वोट कटा है मैंने। उन्हीं हिंदुओं की बात करेंगे जो इनके लिए राजनीतिक जो इनके लिए एक आंकड़ा है। सिर्फ क्या ये उन्हीं हिंदुओं के पक्ष में बात करेंगे? क्या उन्हीं महिलाओं के उन्हीं हिंदू महिलाओं के लिए की बात करेंगे जो इनके लिए फायदेमंद हो? क्या ममता बनर्जी एक हिंदू महिला नहीं है? वो हिंदू महिला जिसको गिराने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, उनकी सरकार को तहस नहस करने के लिए कई राज्यों के मंत्री, कई दिनों से यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सारे टिप्पणियों के साथ पश्चिम बंगाल में हिंदू सत्ते में नहीं, क्या हिंदू खतरे में? क्या ममता बनर्जी एक मुसलमान है? क्या ममता बनर्जी मुसलमान मुख्यमंत्री है? बताने की आवश्यकता है कि एक मुख्यमंत्री जिसको सुनिए 2014 वाले भाजपा वाले
वाले हिंदू खतरे में हैं, 2014 वाले जो मीडिया है ना वो खतरे में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो भी सनातनी रहते हैं वो जय काली जय दुर्गा। जी यहाँ पर बात जो है वो किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं हो रही, यहाँ पर तुष्टीकरण की सियासत पर बात हो रही है। तुष्टीकरण की ये सियासत जो है इस देश में, उस पर कई बार आप लोग कर रहे हैं। तुष्टीकरण की बात यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं। एक पत्रकार होके अगर एकदम एक तरफा कोई बात करे, मैंने तो ये कब कहा है कि मुसलमान गोल्ड टॉप, हिंदू भी तो गोल्ड टॉप पहन के निकल सकता है वहाँ पर, वाकई में अगर उसको हेलमेट नहीं पहनना है कम से कम ऐसे लोगों से जो लोग सोफिया जी सुनने को तो जो लोग इस तैयार तरीके की हो। राजनीति करते हैं ना, ऊपर वाला इस देश को बचाए। और जो भी आजादी दिलाएगी ना वो लोग देख रहे होंगे, स्वर्ग से देख रहे होंगे। क्या इसी दिन के लिए, इसी पत्रकारों के लिए हमने मैं आपकी स्पीच एक स्पीच ऑर्गेनाइज करवा दूंगा। ये तो डिबेट चल रही है, चर्चा चल रही है, सब अपने अपने विचार रखते हैं, आप सतत बोलेंगे तो लेकिन बहुत अच्छा आपने अपने आप को डिफेंड किया। हाँ, एक बात है जिससे हमने शुरुआत की थी, जो हमारा मुद्दा था, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा डर तो बैठा है आपके भीतर सोफिया जी। अब और ईवीएम पे पक्का ठीकरा फूटना है, इसका क्या होगा क्या अगर ऐसा होता है तो। लेकिन आपको 5000% भरोसा है कि तृणमूल कांग्रेस आ रही है तो ये झंझट ही नहीं होगा, ये सारी चीजें ही नहीं होंगी, ये परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए 4 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों से, सभी से, चारों से आज मुझे बहुत आनंद आया बात करने में, तो जरूर बात करूंगा उस दिन। संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुशाल जी आपका धन्यवाद, सोफिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, राज बिहारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े। बात इंडिया की में आज का सफर यहीं तक, लेकिन बात बहुत साफ है। तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़े मुद्दे के तौर पर ईवीएम के मसले को एक बार फिर से उछाल दिया। आमतौर पर या तो पहले ये चुनाव आयोग पर टिप्पणियां की जाती हैं, या फिर जब नतीजे आ जाते हैं उसके बाद में ये सारी बातें की जाती। अभी एक बात तो बहुत साफ हो गई है, एग्जिट पोल को बड़ी गंभीरता से लिया है तृणमूल कांग्रेस ने, और यही वजह है कि उन्हें थोड़ा सा डर है इस बात का कि मामला गड़बड़ा सकता है, और अगर गड़बड़ाया उनके लिए तो फिर ठीक है। ईवीएम वाला मुद्दा तो हमने पहले ही उठा दिया था। बात इंडिया की में आज इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ, खबरें जारी हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। नमस्कार। और बाहर का आदमी आके